तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का ध्वनि चैप्टर, जो आपको दिख रहा होगा साउंड, जिसका नाम है ध्वनि। तो जो अभी तक वीडियो को नहीं देखे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इन सारी बातों को जानेंगे। इसके साथ साथ और भी बातें हैं, उसको बाद में ले लेंगे, क्योंकि बोर्ड भर जाता था इसलिए हमने लिखा। ठीक है, इसलिए ध्वनि आज चैप्टर खत्म कर देंगे इस वीडियो में ही, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं बनाएंगे। तो ध्वनि चैप्टर आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जैसे कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वही तो ध्वनि है। जैसे आप अभी मोबाइल से सुन रहे हैं, तो मोबाइल से जो आप अभी सुन रहे हैं तो वही तो ध्वनि है। यानी कि मानव कान से हम जो कुछ भी सुनते हैं, ठीक है, कान से जो कुछ सुनते हैं, जिस भी प्रकार के तरंग को हम सुनते हैं कान के द्वारा, ठीक है, कान के द्वारा जो कुछ सुनते हैं, ठीक है, कान के द्वारा हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि क्या है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। और ध्वनि के संचरण के लिए, मतलब कि ध्वनि के संचरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जो ध्वनि जाएगा, इसके संचरण के लिए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और यह जो माध्यम होती है, यह ठोस माध्यम जो होती है, ठोस, द्रव और गैस में होती है। ठीक है, माध्यम जो होती है किस किस में होती है, तो ठोस, द्रव और गैस में। अब बात आती है ठोस, द्रव, गैस क्या हुआ ये भाई। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ठोस, द्रव, गैस क्या माध्यम बोल दिए। तो ध्वनि देखिए, आप चलिएगा तो सड़क पे चलिएगा, आपको भी एक जगह से आप अपना नानी घर जाइएगा तो आपको सड़क चाहिए कि नहीं। फिर आपको यदि मार्केट जाना है तो आपको सड़क चाहिए कि नहीं, तो माध्यम चाहिए। आप पानी में तो नहीं है चलने लगेगा, या फिर हवा में नहीं है उड़ने लगेगा, तो इसीलिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो है माध्यम के लिए सड़क पर चलते हैं या जमीन पर चलते हैं, लेकिन ध्वनि जो होता है या माध्यम के लिए इसको ठोस, द्रव, गैस तीनों होता है। इसमें जो है ठोस में ध्वनि आपको पूछेगा कभी कभी, ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ठोस में ध्वनि की चाल जो है 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 5000 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5000 मीटर जो है यानी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी मात्र 1 सेकंड में ध्वनि तय करती है। किसमें, ठोस में भाई। और फिर द्रव में, तो द्रव में 1500 मीटर, ठीक है, द्रव में 1500 मीटर प्रति सेकंड। और गैस में सबसे कम जो है 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि तय करती है। तो माध्यम जो है ये ठोस, द्रव, गैस ही रहता है। यदि अब हम कहते क्या कि हम निर्वात में ध्वनि को सुन सकते हैं या फिर निर्वात में हम ध्वनि बोल सकते हैं, तो नहीं। आप देखे होंगे अंतरिक्ष में चले जाइएगा ना, एक आदमी यहाँ है, दूसरे आदमी यहाँ है, इसका कान मान लीजिए यहाँ है, ये इसका मुंह लगा कि यहाँ पर बोलेगा अभी ना, उसके कान में कि बिगुल वहाँ पर जाकर बजाए, यानी कि बैंड पार्टी जो होता है बाजा, वो भी वहाँ पर जाकर बजाइएगा ना, तो उस आदमी को सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों, तो क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है, ना वहाँ ठोस है, ना द्रव है और ना गैस है। वो क्या है, तो वो निर्वात है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में आता है, वो क्या है, निर्वात है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में आएगा क्या निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है, तो नहीं, निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि क्या है, माध्यम के द्वारा गमन करती है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। इसके संचरण की क्रियाविधि, हवा में जो संचरण की क्रियाविधि है, इसको भी अभी हम जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। ठीक है, तो ध्वनि यही था ध्वनि के बारे में। ध्वनि ठोस में सबसे अधिक चलता है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम चलता है ध्वनि। क्या भाई, तो ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड गैस में पूछेगा सबसे अधिक किस में चलता है, तो ठोस में, सबसे कम गैस में, अब बीच में द्रव में। ठीक है, तो सबसे यही था ध्वनि के बारे में, जो हम सुनते हैं वही ध्वनि है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, आपको पूछेगा, कोई भी घर में आपको पूछ देगा, अभी मोबाइल देख रहे हैं ना, अपने से किसी को बोलिएगा कि हम जो है ध्वनि के बारे में पढ़े हैं, तो हर्ष व्यापक ध्वनि के बारे में जो पढ़े ना, बताइए, तो हमको कुछ पूछिए तो देखते हैं उनसे हम कुछ सीखे कि ना। तो आपको पूछेगा कि ध्वनि जो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, वो क्या पूछेगा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो आप बता दीजिएगा उसको, ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। आखिर में कंपन क्या हुआ, तो बताते हैं, एक सेकंड रुकिए। जैसे मान लीजिए यह एक रबड़ है, ठीक है, यह क्या है, एक रबड़ है। तो इसको यदि हम यहाँ से हिलाएंगे तो अभी आपको सुनाई पड़ेगा, आपको कुछ सुनाई पड़ रहा होगा, नहीं सुनाई पड़ रहा था, आप जान ही रहे होंगे कि रबड़ को जब हम ऐसे, रबड़ है, इसको पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए रबड़ का एक पार्ट हो गया। अब यदि बीच से हम कहे हिलाने के लिए, बीच से यदि हिलाएं, ठीक है,
देखिए हम बीच से हिला रहे हैं तो बीच से हिलाने पर क्या उत्पन्न होता है, आप देखिएगा कि यहाँ पर वाइब्रेशन टाइप का होने लगता है। ठीक है, इस पर इसके सतह पर जो है क्या होने लगता है, तो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसके सतह पर। देखिए एकदम अच्छा से देखिए, आपको दिखेगा कि कंपन उत्पन्न हो रहा है, और यह कंपन है, क्या है, यह कंपन है। ऐसी कंपन के द्वारा देखिए ध्वनि उत्पन्न होता है। आपको सुनाई पड़ रहा होगा या नहीं सुनाई पड़ रहा, तो आप लोग बच्चे में जब बच्चा में क्या करता है, ऐसे ही खेले भी होंगे बहुत, तो वही है कंपन। ठीक है, ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर जो हमारा ग्रसनी है, मुख गुहा का अंतिम भाग जिसको ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, कान में भी पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक टाइप का पर्दा और झिल्ली। जब कभी कभी आप बच्चा कोई चिल्लाता है, हाँ खूब चिल्लाता होगा, तो उसको जब वो चिल्लाता है उसके अंदर में देखिएगा एक छोटा सा मुंह है, ये मुंह, इसके अंदर में आपको लगेगा कि यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पर है। जब चिल्लाता होगा, कार्टून सब में देखे होंगे कि चिल्लाते चिल्लाते उसका मुंह में कैमरा घुसाता है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि ये वाला देखेंगे कि हिलने लगता है। ठीक है, ये वाला वहाँ पर हिलने लगता है, आपको लगेगा कि वो झुर्री वहाँ पे क्या है, इसको झुर्री भी कहते हैं देहाती भाषा में। ठीक है, तो वहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं तो कंपन के द्वारा बोल रहे हैं, यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है और इसी कंपन के द्वारा इधर से आवाज निकलती है और यहाँ पर आवाज जा रही है और फिर आप सुन रहे हैं कान के द्वारा, तो उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ऊर्जा का एक रूप है, यह माध्यम ठोस द्रव्य और गैस रहता है, कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आता है ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो भाई कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब कभी कभी पूछेगा कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो आप बताइएगा। ध्वनि के बाबूजी 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। देखिए कौन कौन, एक आता है पहला अविश्रव्य ध्वनि। ठीक है, कभी कभी बच्चा अश्रव्य लिख देता है, ऐसे और दे देगा फिर श्रव्य दे देगा, तो ये आपका गलती है एकदम। अवश्रव्य, ध्यान देखिएगा, और वो अब तब फिर श्रव्य देना है। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि, और उसके बाद आता है आपका श्रव्य ध्वनि, और फिर आता है पराश्रव्य ध्वनि। इन सब का उपयोग देखेंगे। तो जल्दी जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे और वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पराश्रव्य तरंग, ये तरंग होते हैं 3 प्रकार के हो गए, अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। इसको हम सुनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसके मतलब ये इसी को हम सुनते हैं, ये दोनों को सुन नहीं पाते हैं। ध्वनि जो होता है ना, HZ में हम इसको मापते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको डेसिबल भी मिल जाएगा, ये भी गलती नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। HZ में मापते हैं इसको। तो अवश्रव्य तरंग जो होता है यह 20 HZ से कम होता है। अवश्रव्य तरंग जो है यह 20 HZ से क्या होता है, कम होता है, 20 HZ से कम होता है। अवश्रव्य तरंग जो 20 HZ से कम, इतना ही उत्पन्न। हर्ट्ज कहते हैं इसको, हट्टज, हट्टज से बहुत बच्चा करता है इसको हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो अवश्रव्य तरंग जो है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य तरंग जो है यह जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 HZ तक, 20,000 HZ तक यह उत्पन्न होती है और इसी को मानव सुनता है। यदि आपको पूछे तो श्रव्यता सीमा क्या है, तो आपको बता देना है कि यही श्रव्यता सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इसी को हम सुनते हैं और यही तो सुनते हैं। ये इससे कम या इससे कम या इससे कम या इससे अधिक, यही दोनों तो है, इसको हम सुनते नहीं है। अब पराश्रव्य जो होता है ना, पराश्रव्य इसको हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, 20,000 HZ, इससे अधिक की ध्वनि को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब भाई अब कभी कभी बच्चा को प्रश्न आता है मन में कि अब 20 हर्ट्ज से कहाँ तक अब ध्वनि उत्पन्न होगा, तो अभी आधुनिक समय में 5 करोड़ हर्ट्ज तक की ध्वनि को यानी कि पराश्रव्य तरंगों उत्पन्न किया गया, इससे अधिक नहीं किया गया। कितना, तो 5 करोड़ हर्ट्ज तक। ठीक है, 5 करोड़, यहाँ पर जगह नहीं, क्या पता नहीं दिखता होगा। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज से ले करके 5 करोड़, ठीक है, 5 हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो करोड़ में सुनना बहुत है। ठीक है, 5 करोड़ HZ तक की ध्वनि को उत्पन्न किया गया है। इससे अभी तक ध्वनि उत्पन्न ज़्यादा नहीं किया गया। ये पूछेगा परीक्षा में कि अभी तक में कितनी ध्वनि को उत्पन्न किया हो गया होगा, किसी बच्चा को आप पूछेगा तो वह नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो 5 करोड़ HZ तक की ध्वनि को उत्पन्न किया गया है। कभी कभी पूछेगा पराश्रव्य तरंगे, आपको मन में ऐसे भी ख्याल आता होगा आखिर में पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से तो अधिक बोल देते हैं लोग, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक बोल देते हैं, क्या हुआ, जाएगा कहाँ था, कोई लिमिट तो होगा ना।
तो वही लिमिट है, लिमिट है नहीं, लेकिन लिमिट में अभी तक मात्र इतना हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही निकाला गया है। तो ये अवश्रव्य है, जिसको कि कुत्ता सुनता है। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि घर में कुत्ता सोया रहता है, आगे से पार होइएगा तो भू 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 करने लगता है, ठीक है। तो वही वही अवश्रव्य तरंग है, ठीक है। वो अवश्रव्य हल्का हल्का चरचराहट को सुन लेता है, तो वही अवश्रव्य तरंग है, ठीक है। अश्रव्य तरंग आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के, और 20,000 हर्ट्ज से 5 करोड़ हर्ट्ज तक की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसको अल्ट्रासाउंड में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत कम ही नगण्य मिलेगा। कुत्ता बिल्ली सब इसका उपयोग करता है। कुत्ता बिल्ली सब सुनने में उपयोग करता है, इतना हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन ये मानव जो है यह नहीं सुन सकता है। अश्रव्य इसको हम सुन सकते हैं। तो आपको इतना दूर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं ध्वनि की प्रकृति पर। ध्वनि की प्रकृति क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। इसकी प्रकृति के हिसाब से, यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको हमको देखना है। अब ये वैज्ञानिक तरीके के, तो वैज्ञानिक ने इसको 3 वर्गों में बांट दिया है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ध्वनि को 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। एक आता है संवेदना, ठीक है। एक क्या आता है? संवेदना। इसमें संवेदना का आभास करते हैं। और ये आता है बाह्य विक्षोभ, बाह्य विक्षोभ, ठीक है। तो बाह्य संवेदना क्या हुआ? जब हम कहे क्या कि अब हम मतलब कि बड़ा ही अच्छा मधुर ध्वनि है, क्या कहते हैं? तो मधुर ध्वनि है, तो वह संवेदना का उल्लेख, आह कितना अच्छा ध्वनि है। तो ये क्या हुआ? ये संवेदना का उल्लेख किए। अब हम बाह्य विक्षोभ कहे क्या? अब हम कहे क्या? ध्वनि जो है ना गैस की अपेक्षा ठोस में सबसे अधिक चलती है, तो हम कहेंगे क्या? हाँ भाई चलती तो है। तो वह हुआ बाह्य विक्षोभ, बाहरी वातावरण। अब संवेदना कहेंगे, कितना प्यारा ध्वनि है, कितना मधुर ध्वनि है, तो वह क्या हुआ? वह हुआ संवेदना का हम उसमें उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संवेदना का। और बाह्य विक्षोभ यही जो बताया आपको कि गैस की अपेक्षा ठोस में बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात आती है तरंग की। तरंग यानी कि वेव, ठीक है, वेव। तो चलिए अब हम देखते हैं तरंग को। जो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इतना दूर स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आते हैं किस पर? वेव पर, ठीक है, WAVE, वेव। तरंग जो होते हैं ना, तरंग क्या, ठीक है ना, इतना दूर सही आ रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं तरंग जो है ना, तरंग जो है यह 2 प्रकार का होता है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी वेव जो है मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो देखिए तरंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो आपको किताब में अच्छा से नहीं दिया गया, जब आप थोड़ा सा अपर क्लास में जाइएगा तब आपको मिलेगा वेव, ठीक है। वेव जो है यानी कि तरंग जो है ये आपके 2 प्रकार के हैं। एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक, और एक हो जाता है नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक, अयांत्रिक तरंग, ठीक है। तरंग लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, क्या कि आप लोग जानते ही हैं। तरंग, तो यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, इस तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। या तो वो ठोस माध्यम को लेगा, या द्रव को लेगा, या गैस को लेगा। इस तरंग को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। लेकिन इस तरंग को माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अब माध्यम में क्या हुआ? ये ठोस, द्रव और गैस में। अब हम कहें ध्वनि यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है? जल्दी बताइए, ध्वनि यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है? तो माध्यम चाहिए भाई, तो ध्वनि जो है इसमें यांत्रिक तरंग में आ जाता है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि यांत्रिक तरंग में। अब हम कहें क्या? प्रकाश यांत्रिक तरंग है अयांत्रिक तरंग है? तो प्रकाश जो निर्वात में भी गमन करता है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि द्रव्यात्मक माध्यम, देखिए ध्यान देखिएगा, द्रव्यात्मक, ठीक है, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता जिसमें होती है उसे यांत्रिक तरंग, जिसमें नहीं होती है अयांत्रिक तरंग। आरपी ध्वनि जो होता है ये माध्यम होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश होता है, प्रकाश, प्रकाश नाम नहीं, प्रकाश का मतलब लाइट, ठीक है। तो प्रकाश जो है इसको ये जो है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि निर्वात में भी यह गमन कर सकती है। तो जल्दी बता दिए, प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। तो यही था आपका तरंग, कोई दिक्कत इस दोनों में समझने में नहीं। तो अब देखिए, अब आता है यांत्रिक तरंग का भी फिर वेराइटी आ गया, यांत्रिक तरंग का भी फिर वेराइटी आ गया। ओ भाई तब कौन आ गया? तो यांत्रिक तरंग के भी फिर 2 वेराइटी आ गए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग के भी कितने वेराइटी आ गए? 2 गो, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग,
अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि माध्यम के कणों का कंपन, ठीक है, माध्यम के कणों का कंपन, एक बार लिख लीजिए आप, फिर लिखने में टाइम वेस्ट होगा। जब माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में समानांतर होती है तो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी माध्यम के कणों का कंपन जब तरंग संचरण की दिशा में समानांतर हो तो अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, समानांतर जब होगा तब अनुदैर्ध्य तरंग, और जब समानांतर नहीं बल्कि लंबवत हो, ठीक है, लंबवत हो तो यह का अनुप्रस्थ तरंग। पहले गलती बोल देते, ठीक है। जब माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में समानांतर हो तो अनुदैर्ध्य तरंग, जब लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही है तरंग, माध्यम के कणों का कंपन जब तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग, जब लंबवत नहीं होती है बल्कि समांतर होती है तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य वेव आप जान गए, अब हम कहें कि तरंग दैर्ध्य क्या है, ठीक है। अब हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य आखिर में किस चिड़िया का नाम है तरंग दैर्ध्य। तो एक दीवार है और यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्या उत्पन्न हो रही है, ध्वनि। देखिए आपको इस चित्र में नहीं समझ, इससे जैसा बड़ा चित्र बनाते तब आपको अच्छा समझने में आएगा। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ से मान लीजिए ध्वनि उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो जो भी ध्वनि उत्पन्न होता है इसके ऊपर वाले भाग को, ये जो ऊपर में भाग दिया है इसको श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको श्रृंग कहते हैं। इसको क्या कह दिए, इसको भी श्रृंग कहते हैं, ठीक है। उधर भी जाएगा तो वो श्रृंग होगा। और नीचे जो होता है इसको गर्त कहते हैं, ठीक है, इसको गर्त कहते हैं। आपके किताब में परिभाषा दिया ही है, लेकिन किताब का परिभाषा तो याद नहीं करेंगे आप, तो आपको शॉर्ट परिभाषा चाहिए। तो शॉर्ट परिभाषा देखिए, आ गया शॉर्ट परिभाषा। तो यहाँ पर श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, ठीक है, उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर गर्त से गर्त की बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से निरूपित करते हैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से निरूपित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है किसका, तरंग दैर्ध्य का, यहाँ जो आपको तरंग दैर्ध्य दिया है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं, यहाँ देते हैं, इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं। तो आप जानेंगे श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी अथवा गर्त से गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आवृत्ति, यानी प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या। अब कभी कभी बात आती है दोलन किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। हम बोल रहे हैं, एक बार आप कॉपी कलम में लिख लीजिए कि प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सब फैन सब चलता नहीं है। प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिए एक दोलन, यहाँ एक वस्तु है जो कि यहाँ से एक डाल है, ठीक है, इसमें रस्सी बंधा हुआ है, बच्चा घूम रहा है, ठीक है, ये बच्चा रस्सी बांध दिया इसमें घूम रहा है। एक बच्चा को यहाँ पर हम छोड़ दिए, ठीक है, ये घूमते घूमते ये ऐसे करके यहाँ गया, ठीक है, ये आधा दोलन हुआ। अब फिर एक बार इधर गया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इसी को हम, ठीक है, तो प्रति एकांक समय में, किस समय में, तो प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या, यानी एक सेकंड में वो कितना दोलन तय किया, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो एक दोलन यहाँ से यहाँ तक आने में तो कितना सेकंड तय किया, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम बी से निरूपित करते हैं। और इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, एच जेड होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो है एच जेड होता है। और आता है तरंग की चाल, इसका पहले जानिए आवर्तकाल है। अब एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, ठीक है, एक सेकंड में। आवृत्ति में एक सेकंड की बात होती है, अब कह दीजिए 2 सेकंड, तो वो नहीं। अब आता है हर्ट्ज नहीं बल्कि आवर्तकाल, जिसको कि टी से निरूपित करते हैं, ठीक है। आवर्तकाल को टी से निरूपित करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, ठीक है, वस्तु ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा,
ठीक है, एक निश्चित समय होना चाहिए। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेगा उसी को, उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। अब आते हैं हम तरंग की चाल में। ठीक है, किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है, ठीक है, किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। v बराबर न्यू लैम्डा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, v बराबर न्यू लैम्डा, इसको याद कर लीजिएगा। जैसा ये फॉर्मूला है, अब आपको जब इक्वेशन आएगा बनाने के लिए या फिर समीकरण आएगा या फिर कोई भी सवाल सब सॉल्यूशन करने के लिए आपको v बराबर न्यू लैम्डा इसका प्रयोग करना पड़ेगा। v आपको दिया रहेगा तरंग की चाल, आवृत्ति दिया रहेगा, तरंग दैर्घ्य मांगेगा, इस इक्वेशन पे बैठा दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। तो v इसमें दो चीज़ दिया रहना चाहिए और आप फिर निकाल लीजिएगा। ठीक है, t आप कभी कभी अभी आपको पूछेगा कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं। v बराबर 1/t फॉर्मूला होता है, छोटी टी नहीं होता है, बड़ी टी होता है। आवर्तकाल को बड़ी टी से निरूपित करते हैं। तो इसको गुना कर दीजिए तो Vt हो जाएगा। तो Vt, ठीक है, छोटा लिख देते हैं, Vt बराबर 1 होता है। कभी कभी आपको पूछेगा परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते, कितना आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं, या इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। भी कभी कभी आपको जो है भी आवर्तकाल दिया रहेगा, भी ये वाला नहीं दिया रहेगा तरंग की चाल, तो भी बराबर न आवृत्ति, ठीक है, ये सॉरी आवृत्ति आपको दर्शाते हैं। ये देखिए तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य, ये जो है ये तरंग दैर्घ्य हो गया, भी ये आवृत्ति है, आइए तरंग की चाल है। ये देखिए तरंग की चाल है, यहाँ पर आवृत्ति है। ठीक है, तरंग की चाल को यहीं पर गलती कर देते लगता है। तरंग की चाल को हम भी न्यू से निरूपित करते हैं, आवृत्ति को भी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तरंग की चाल को भी कहते हैं, तरंग के चाल को न्यू से निरूपित करते हैं, आवृत्ति को भी से निरूपित करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको दिया रहेगा आवृत्ति नहीं दिया रहेगा, आवर्तकाल दिया रहेगा, तो आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। तो आप फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, आवृत्ति निकाल दीजिएगा पहले, और आवृत्ति देने के बाद यहाँ पर इक्वेशन बैठा दीजिएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला है, आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है, v बराबर न्यू लैम्डा, और उसके बाद v बराबर 1/t यानी कि आवृत्ति। तो आप तरंग दैर्घ्य जान गए, सिलिंडर से सिलिंडर के बीच की दूरी अथवा गर्त से गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या। ठीक है, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंग की चाल, तो जब किसी माध्यम में विक्षोभ, ठीक है, किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आवर्तकाल। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है, टाइम, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। टाइम छोटी से होता है, बड़की टी को आवर्तकाल कह देते हैं। अब बात आती है सोनिक बूम। सोनिक बूम को हम प्रघाती तरंग भी कहते हैं। ठीक है, सोनिक बूम को क्या कहते हैं, प्रघाती तरंग। ठीक है, कभी कभी पूछेगा प्रघाती तरंग क्या होता है, तो बताते हैं आपको, प्रघाती तरंग, सोनिक बूम को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। कभी कभी आप मतलब कि एक मान लीजिए लड़का यहाँ है नदी के उस पार और एक आप है नदी के इस पार, इधर से आप एक बम को छोड़े रॉकेट, ठीक है, लड़का के ऊपर, और इसको आप चिल्लाए कि घनश्याम भाग जा तू, घनश्याम भाग जा तू, कालिया भाग जा तू। ठीक है, तो ये रॉकेट क्या होगा, रॉकेट जितना स्पीड से जाएगा इसको उड़ा के फेंक देगा, तब तक आपका आवाज़ जो है ना आधे रास्ता में लटक जाएगा। यानी कि सोनिक बूम, ठीक है, सोनिक बूम ये ध्वनि के स्पीड से अधिक चलता है, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक रफ्तार से चलता है, उसे हम सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम आजकल जो बम का आविष्कार हो रहा है वो ध्वनि के स्पीड से चलता है, चलता ही नहीं, ध्वनि की स्पीड से भी अधिक तेजी से चलता है,
उसी को हम सोनिक बूम कहते हैं, जिसको कि प्रघाती तरंग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इतना अच्छा समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत होगा ही ना, लाइन बाय लाइन पर मतलब कि किताब जब पढ़िएगा तो एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। सोनिक बूम इसी कहते हैं प्रघाती तरंग है। ठीक है, सोनिक बूम क्या है? प्रघाती तरंग है। जब कोई ऐसा आजकल जो बम का आविष्कार हो रहा है वह जो है ध्वनि के स्पीड से ज़्यादा चलता है, उसको ही सोनिक बूम कहते हैं। अब हवा में ध्वनि संचरण की क्रियाविधि, इसको हम बताया ही नहीं लगता है। हवा में ध्वनि संचरण की क्रियाविधि देखिए, जब आप बोलते हैं कुछ भी, मान लीजिए हवा है, हवा के मॉलिक्यूल आपको पता है ना, हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटे होते हैं। हाँ भाई, एक दूसरे से सटे होते हैं हवा के मॉलिक्यूल। मान लीजिए ये हवा के मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इधर से जो लड़का बोलेगा कुछ भी, यहाँ से जो बोला, ये वाला क्या होगा, इसमें सटेगा। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होगा, सटेगा 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 सटेगा। तो एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए बहुत सारा तरंग को लेते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे तरंग को लेते हैं। चलिए, बहुत सारे तरंग को ले लिए, ये हवा के मॉलिक्यूल है, क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये हवा के मॉलिक्यूल है इस तरह, ये हवा के मॉलिक्यूल है इस तरह। तो ये जो मॉलिक्यूल है हवा के, इधर से अगर कोई लड़का बोलेगा, इधर से हम बोले, तो ये वाला हवा के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। ये इससे टकराया, ये इसको दिया, फिर ये वाला इधर चले गया और उस तरह करके उस आदमी के कान में जाएगा। यानी कि ये वाला जो है ऐसे हवा के मॉलिक्यूल है, ये इसमें यदि इशारे से आवाज़ दिए घनश्याम, तो ये वाला हवा का मॉलिक्यूल इसको देगा, तो ये वाला अगले वाले को देगा यहाँ पर, ये वाला अगले वाले को देगा, ये वाला अगले वाले को देगा। इस प्रकार हवा में ध्वनि के संचरण की क्रियाविधि है, यही है हवा में ध्वनि के संचरण की क्रियाविधि। तो सोनिक बूम आप जान गए, प्रघाती तरंग भी जान गए। अब कभी कभी आप कहते हैं कि विभिन्न तरह की ध्वनियाँ, कैसी? तो विभिन्न तरह की ध्वनियाँ, यानी कोई ध्वनि आहा बहुत अच्छा है, कोई ध्वनि बड़ा खराब है, कोई गाली दे दिया, खराब हुआ कि नहीं, कोई मतलब कि बड़ा ही अच्छा से बड़ाई कर दिया तो अच्छा हुआ। तो कभी कभी बड़ाई कर देता है, विभिन्न तरह की ध्वनियाँ। तारत्व, कभी कभी कोई भी लड़की का आवाज़ कहते हैं कि पतला है, लड़का का आवाज़ कहते हैं मोटा है, तो वही तो है ध्वनियाँ, विभिन्न तरह की ध्वनियाँ। और गुणता, जो जो जिनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तारत्व और प्रबलता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब हम मिटा देते हैं। अब हम कहते हैं तारत्व और प्रबलता। ठीक है, तारत्व और प्रबलता, कुछ छूटा तो नहीं, बीच बीच में छूट जाता है। ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि की प्रकृति, तरंग, हवा में ध्वनि के संचरण, ये वाला जान गए, सोनिक बूम जान गए, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में है। ठीक है, चलिए, सही है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, कोई आवाज़ पतला, कोई आवाज़ मोटा। जब विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में देखिए, सबसे पहले आता है पिच, PITCH। ठीक है, पिच, पिच कहते हैं तारत्व। तारत्व जब अधिक हो जाएगा, ठीक है, तारत्व अधिक, तारत्व जब अधिक होगा तो आवाज क्या होगा, मोटा या पतला? जल्दी बताइए। तारत्व अधिक तो आवाज पतला, तारत्व अधिक तो आवाज पतला। तारत्व यदि कम हो जाए तो आवाज जो होगा ये मोटा होगा। ठीक है, आवाज क्या होगा भाई, मोटा होगा। तारत्व अधिक तो आवाज पतला। तारत्व एक प्रकार का केमिकल है जो कि गला में रहता है, इसको मापा या तौला नहीं जा सकता। लड़की में तारत्व अधिक रहता है तो इसीलिए उसकी आवाज पतला होता है, और लड़का में तारत्व कम होता है इसीलिए उसका आवाज मोटा होता है। तारत्व में कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन पूछेगा तारत्व किसी का, कोई व्यक्ति है उसका तारत्व अधिक है, वो लड़का है या लड़की है, तो आपको बता देना वो लड़की है, आवाज पतला होगा। तारत्व कम रहेगा तो आवाज मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गला में रहता है। उसके बाद आती है प्रबलता। प्रबलता के कारण ही कोई भी ध्वनि आप सुन सकते हैं अच्छे तरीके से। कोई ध्वनि मोटा रहे, तीक्ष्ण रहे, खराब रहे, अच्छा रहे, उसको प्रबलता के कारण ही मोटका ध्वनि यदि रहे। ठीक है, यदि लड़का का आवाज मोटा होता है, ठीक है, लड़का का आवाज क्या होता है, मोटा होता है। यह प्रबलता एक ऐसा गुण है जिससे कि मोटा आवाज सुनाई पड़ता है। शायद चल ना रहा है, क्या करें। मोटा, प्रबलता के कारण मोटा आवाज सुनाई पड़ता है। प्रबलता के कारण कैसा आवाज सुनाई पड़ता है, मोटा आवाज। ठीक है, प्रबलता के कारण ही मोटा आवाज सुनाई पड़ता है। और इसी के कारण कोई भी तीक्ष्ण ध्वनि यदि रहे, ध्वनि यदि तीक्ष्ण रहे, ठीक है, ध्वनि यदि कैसा रहे भाई, तीक्ष्ण रहे,
तीक्ष्ण, तो इसी प्रबलता के कारण होता है। तो एकल ध्वनि एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम टोन करते हैं, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। और ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, उसी प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, ध्वनि है। एक मान लेते हैं हम, ये क्या है, फर्श है। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं हम फर्श है। इधर से कोई लड़का यहाँ से बोलता है, इस पर टकराएगा, यहाँ से फिर ये लड़का का ध्वनि जो है बाहर चल जाएगा। ठीक है, फर्श से पहले टकराएगा एक बिंदु पर और वहां से बाहर भाग जाएगा। तो ये जो आया, औ से आया, औ से आपतित, इसको आपतित ध्वनि कहेंगे। ठीक है, आइए, पो से पाया, पो से परावर्तित, तो पाग लिया ध्वनि तो परावर्तित हो गया, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित क्या, तो ध्वनि। और यहाँ पर जो ये है बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर जो लंब डालते हैं इसको कहते हैं अभिलंब, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। देखिए तो तीनों एक ही समतल में है कि नहीं, ये वाला में तीनों इसी वाले समतल में है कि नहीं है, तो हाँ है। तो यही तो है परावर्तन के नियम। पूछेगा परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और उसके बाद दूसरा देखिए, ये जो आपतन कोण है ये जो परावर्तन कोण है, आपतित ध्वनि अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण, परावर्तित ध्वनि अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाते हैं इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। कहीं आपको देखने को मिलेगा आई बराबर के आर, यानी कि आपतन तो परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। तो ये था परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में ही आता है डॉक्टरी स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो आला लगाता है ना, ठीक है, डॉक्टर जो आला लगाता है कान में धड़कन सुनने के लिए, तो वो क्या करता है, ऐसे आला लगाया है और उसके धड़कन देख रहा है दिल धक धक कर रहा है कि नहीं करता है तो टपका है, अगर करता है तो नहीं टपका है। ठीक है, तो वो जो यहाँ पर लाया वो उसमें ध्वनि परावर्तन के कारण ही उसको ध्वनि सुनाई पड़ता है। अब भाई परावर्तन कैसे हुआ, तो मान लीजिए चित्र से ही समझिए, मान लीजिए ऐसे ऐसे उसका वो स्टेथोस्कोप जो है आला, तो उसमें ध्वनि इधर से घुसा धड़कन में। ठीक है, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ध्वनि घुसा, फिर ऐसे गया था ध्वनि, फिर ऐसे जाता है ध्वनि, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे उसके कान में जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है ध्वनि, बताइए जल्दी, इस प्रकार क्या होता है, ध्वनि परावर्तित हुआ। यहाँ से ध्वनि इसके पास गया, यहाँ से इसके पास गया, फिर परावर्तित, इस बिंदु से फिर इधर परावर्तित हो गया, इस बिंदु से परावर्तित इधर हो गया, इस बिंदु से परावर्तित इधर हो गया, फिर इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया। इस प्रकार ध्वनि क्या होता है, परावर्तित होता है। ध्वनि क्या होता है, परावर्तित होते हैं। और ध्वनि के परावर्तन के लिए डॉक्टरी स्टेथोस्कोप कामगार है। अब आता है कर्णतुरी। क्या है कर्णतुरी, देखिए एक मशीन है जो कि कभी कभी जो आदमी बहरा हो जाता है ना, वो कान में एक मशीन लगा लेगा। ठीक है, आप देखो दोनों कान में, या फिर आजकल तो ब्लूटूथ वाला भी मशीन आ गया है, उसमें ब्लूटूथ सेट रहेगा, उसको मन होगा गाना सुनने का तो ब्लूटूथ सेट रहता है, वो गाना सुनता है। वो मशीन कर्णतुरी मशीन है जो कि कान के अंदर घुसा के पर्दा के पास, वह पर्दा में हड्डी में जाके लगा रहता है और ऐसे नली के रूप में, और उसका जो सामान रहता है वो बाहर में खुला बाहर में रहता है। इसमें ब्लूटूथ भी कभी कभी लगा रहता है। वही कर्णतुरी मशीन है जो बहरा आदमी मतलब बहरा आदमी के तो जो कम आदमी सुनता है उसके लिए कर्णतुरी यह मशीन है। अब आता है प्रतिध्वनि जिसको कि हम इको कहते हैं। इको, कभी कभी आप एक रूम में, खाली रूम यदि रखा हुआ है तो खाली रूम में एक बार चिल्लाते हैं तो 4 बार ध्वनि जो परावर्तित होकर आपको सुनाई पड़ता है, तो वही है इको। ठीक है, 4 बार ध्वनि सुनाई पड़ता है, वही है इको। प्रतिध्वनि, ध्वनि का जो डुप्लीकेट होता है उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। चमगादड़ इसका उपयोग करता है। चमगादड़ क्या करता है, ठीक है, देखिए चमगादड़ क्या करता है, तो चमगादड़ यहाँ मान लो साला चलता ही नहीं है। चमगादड़ मान लीजिए ये चमगादड़ है और यहाँ पर मान लीजिए दीवार है, तो चमगादड़ क्या करेगा, पहले ध्वनि को इधर से क्या करता है, वो भेजता है, और यदि ध्वनि फिर उसके कान के पास, दूसरा कान के पास आ जाए, ठीक है, चमगादड़ एक बार भेजता है, फिर ध्वनि अगर आ जाता है उसी के पास, चमगादड़ सीधा चलेगा, ध्वनि भेजा तो अगर आ गया
तो समझ जाता है कि आगे कुछ है, इसीलिए वो टर्न ओवर लेता है, मोड़ लेता है रास्ता। और यदि ध्वनि नहीं आता तब आगे जाता है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चमगादड़ को आंख नहीं होता है, ना उसको दिन में सूझता है ना रात में सूझता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेगा, ना उसको दिन में सूझता है ना रात में सूझता है। कभी कभी बच्चा को लगता है कि आंख तो है, आप गलती बता रहे हैं, नहीं भाई देख लीजिए, उसका जो है आंख नहीं होता, वो दिन में भी नहीं सूझता है ना रात में सूझता है। रात में वो जान के निकलता है ताकि कोई उसको तंग ना करे, सब सोया रहता है, आराम से वो निकलता है, आराम से खाता पीता है, ना रात को सूझता है ना दिन को सूझता है, वो पराश्रवी तरंग को उत्पन्न करता है। कभी पूछेगा चमगादड़ कैसे तरंग को उत्पन्न करता है? पराश्रवी तरंग को, ठीक है, कैसा तरंग को? पराश्रवी तरंग को चमगादड़ उत्पन्न करता है और उसके बाद वो प्रतिध्वनि के रूप में सुनता है। अगर नहीं सुन पाता है तो वहाँ से नहीं सुन पाता है तो आगे जाता है, अगर सुन लेता है तो वो टर्न ओवर लेता है चमगादड़। अल्ट्रासाउंड में कभी कभी हार्ट का जब जाइएगा आप चेकअप कराने तो हार्ट आपको सुता देगा उस पर और सीटी स्कैन करेगा, तो सीटी स्कैन पूरा जब एमआई जो होता है सीटी स्कैन उसमें पराश्रवी तरंग को ही भेजता है। कैंसर का दिमाग में यदि ट्यूमर है, ठीक है, दिमाग में यदि ट्यूमर है तो पराश्रवी तरंग को भेजता है, पराश्रवी तरंग जाता है, यदि ट्यूमर वाले जगह से पराश्रवी तरंग इधर नहीं निकल पाता, अभी इसके आगे बताते हैं, उसको मिटाएंगे फिर आगे बताएंगे किस प्रकार होता है। उसमें आगे है वो प्रतिध्वनि नहीं, उसका पराश्रवी तरंग का उपयोग में आता है। हाँ, अल्ट्रासाउंड में प्रतिध्वनि का उपयोग होता है, अल्ट्रासाउंड भेजता है फिर उसको लेता है, उसमें इस प्रकार प्रतिध्वनि का उपयोग होता है। तो इतना दूर तक आप समझ गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पराश्रवी तरंग का उपयोग, उसके बाद कान का स्टार्ट करेंगे। इसको जैसा मिटा देते हैं, इसको जैसा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मानव कान की क्रियाविधि, पराश्रवी तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है चिकित्सा में, फिर सुनार क्या होता है, मानव कान कैसा है, और इन सारी बातों को तो आप जान गए थे। चलिए अब पहले सबसे पहले देखेंगे पराश्रवी तरंगों का उपयोग, इसको बाद में जानेंगे मानव कान की क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले देखिए पराश्रवी तरंग का उपयोग। पराश्रवी तरंग 20,000 हर्ट्ज से 5 करोड़ हर्ट्ज तक की आवृत्ति को कहते हैं, ठीक है। गहराई मापन में इसका उपयोग होता है पराश्रवी तरंग का। पराश्रवी तरंगों को गहराई में भेजा जाता है फिर वहाँ से ऊपर आ जाता है। सोनार में इसका उपयोग होता है पराश्रवी तरंगों का। सोनार जो होता है यह एक नौ रहता है, उसके नीचे में सोनार लगा रहता है। गहराई का मापन में कितना गहराई, इधर से आपती ध्वनि भेजता है, कहीं परावर्तक सतह होगा जहाँ से टकरा कर फिर यहाँ जाता है, तब पता चल जाता है कितना देर में गया, किस चाल से भेजे थे, और कैसे पता चल जाता है कि गहराई कितना उसका। तो गहराई मापन में पराश्रवी तरंगों का उपयोग होता है। सोनार इसका उपयोग करता है, सोनार SONAR, ठीक है। और भी धातुओं में दोष का पता लगाना, धातुओं में दोष का कैसे पता चलता है? देखिए जैसे एक कोयला को लेते हैं तो कोयला यहाँ पर है, ये मान लीजिए है कोयला है, यहाँ पे बीच में एक पता हीरा फंसा हुआ है, ठीक है। तो इधर से पराश्रवी तरंगों को भेजा जाता है, ठीक है। इधर से किसको भेजा जाता है भाई? पराश्रवी तरंगों को भेजा जाता है। ये वाला पराश्रवी तरंग निकल जाता है, ये वाला यहाँ से जाता है और फिर इधर मार्ग पर लौट आता है, और ये वाला पराश्रवी तरंग बाहर निकल जाता है। यहाँ पर लगा रहता है पराश्रवी तरंग का जांच, ठीक है, जांच मशीन जिसको कहते हैं। इधर से पराश्रवी तरंग को भेजा जाता है और इधर पराश्रवी तरंगों का जांच लगा जाता है। इधर से जो भेजा इसको पता चल जाता है कि कहता है नहीं यहाँ कुछ नहीं, इधर फिर यहाँ पर देखता है कि कुछ नहीं, यहाँ देखता है कुछ नहीं, यहाँ देखता है कुछ नहीं, लेकिन पता चलता है फिर यहाँ पर जो मशीन है ये वाला मशीन को अवे नहीं करता है, सब हरा जलाता है तो ये लाल जलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। किस कलर का जलाता है? लाल, लाल लाल करने लगता है, भाव 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 करने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर से इसको आराम से पैक करता है और उसको तोड़ के हीरा निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार धातुओं में दोषों के पता लगाने में, यानी कि जो धातु क्या कहता है, जैसे कोयला है उसके है तो धातु नहीं है, धातु है, कोयला है, कोयला में पता लगाने में कि हीरा है उसका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड में दिमाग में ट्यूमर हो जाता है तो इधर से पराश्रवी तरंग को भेजता है, ट्यूमर वाले जगह से ट्यूमर उसको उधरे भेज देता है, तो इधर पता नहीं चलता, पता चल जाता है हाँ ट्यूमर है, कुछ तो है वहाँ पर, ठीक है, तो कुछ तो है, तो चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। अब सोनार जान गए, SO से साउंड, N से नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का उपयोग गहराई मापन में किया जाता है। सोनार एक नौ होता है, देखिए सोनार जो है एक नौ होता है। टाइटैनिक जहाज जिस प्रकार डूब गया था, ठीक है, टाइटैनिक जहाज की तरफ फिर और कोई जहाज ना डूबे इसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार क्या करता है, यहाँ पे सबका नौ में आगे में लगा रहता है, ये तो बताए आपको कि गहराई मापन में यहाँ लगा दिया जाता है, आगे में लगा रहता है। अगर भेजता है रात को फिर इधर आ जाता है, अगर भेजा और आ गया तब तो उसको लगता है कि नहीं आगे कुछ है, हिमशैल है। टाइटैनिक जो है हिमशैल के कारण ही गया था, क्योंकि हिमशैल जो होता है ना 10% ऊपर रहता है पानी के ऊपर और 90% तक भाग जो है उसका नीचे रहता है। यदि देख ले हिमशैल बड़ा है, एक घर इतना बड़ा तो समझ ले माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा वो नीचे में है, ठीक है, वह हिमशैल है। हिमशैल जो है पहाड़ इतना बड़ा बड़ा तैरता है नीचे में और इतना कठोर होता है कि एक बार जाइएगा ना माथा पटेगा तो माथा को 2 पाक माथा कर देगा हिमशैल, तो वही हिमशैल है। सोना इधर से बेचता है, अगर सुन लेता है, अगर आ जाता है तो इधर मोड़ देता है, नहीं आता है तो आगे जाता है, ठीक है। तो सोनार में इधर लगा रहता है, कोई भी
नौ में ऐसे गहराई मापन में इधर लगा दिया जाता है। अब हम आते हैं सोनार, तो आप जान के सोनार 9 है। सोनार में मशीन होता है या 9 प्रकार का साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड का पता करता है कि गहराई कितना है और मापन करता है उसका। उसके बाद आता है मानव कान। ठीक है, मानव कान क्या है, यही है मानव कान। इसमें क्या रहता है, एक कर्ण पल्लव, ये जो आपको दिखा है ये बाहरी भाग, इसको कहते हैं कर्ण पल्लव। ये छेद दिख रहा है ना, ये छेद आप अपने कान को देखिए, यहाँ पर देखिए ये कर्ण पल्लव है, अंदर में ये छेद है, छेद के बाद यहाँ पर नली है, यही वाला नली यहाँ से यहाँ तक को कर्ण नलिका कहते हैं। यहाँ पर पर्दा है, ठीक है, इसको कर्ण पटह कहते हैं। और पर्दा से जुड़ा हुआ है मूगधरा हड्डी, और वहां से जुटा हुआ है निहाई ऊपर में, और फिर वहां से जुटा है वलया का, और वलयक के बाद जो है यहाँ पर कर्ण तुर्री है। क्या है, कर्णावर्त नहीं है, देखो यहाँ कर्णतुर्य लिखे, कर्णतुर्य मशीन है, और ये कर्णावर्त है। ठीक है, कर्णावर्त, ये कर्णावर्त यहाँ पर द्रव जैसा पाया जाता है, लिक्विड, और वो वाला से घूम के जो है फिर ये माथा में चले जाता है श्रवण। तो देखिए इसका कार्य देखते हैं, कर्णपल्लव यहाँ से घुसा, इसका काम है ग्रहण करना, और ये वाला जो है इसको नली के द्वारा भेजता है, यहाँ कर्णपटा पर्दा है कंपित होता है, और मूगधरक को भेज देता है। मूगधरक जो है निहाई को देता है, निहाई जो है वलयक को देता है, और वलयक जो हड्डी रहता है, अगर पूछा जाए आपको कान में कितनी हड्डियां, तो कान में भाई 3 हड्डियां हैं, और 1 2 3 देखिए, मूगधरक निहाई और वलय की तीनों है। यदि पूछे कि मूगधरक और वलय कहाँ जुटा रहता है, तो निहाई से। 2 हड्डियों का नाम बताए जो निहाई के बगल बगल में है, तो मूगधरक और वलय बता दीजिएगा। देखिए जब ध्वनि कम सुनाई पड़ेगा ना, तो उसको ये तीनों हड्डी ढेर कर देगा, और जब ढेर सुनाई पड़ेगा उसको कम कर देगा, यही इसका काम है। ठीक है, और ये जो है इस ध्वनि को भेजता है कर्णावर्त में। कर्णावर्त में ध्वनि जैसा घूमता है, यहाँ पर द्रव पाया जाता है। कभी कभी आप जब बच्चा होंगे तो आप जैसा घूम जाते हैं, ठीक है, घूमते हैं आसमान में देखे घूमते तो चक्कर आने लगता है, यही जो होता है दोनों बगल का हिलने लगता है, डोलने लगता है, जिसके कारण कंपित होना। और कुछ बच्चा इतना तेज होता है, जब एक बार इधर घूमता है 4 बार ना, 4 बार इधर घूमा तो 4 बार इधर घूम जाता है, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। उसका कर्णावर्त मतलब सेम रहता है। कर्णावर्त जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में, ये द्रव है। ठीक है, ये क्या है, द्रव है, ये जो है ना द्रव है, ये द्रव है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसी के घूमने के कारण हमको चक्कर आने लगता है। ये जो है ना इधर जो गया है, ये श्रवण तंत्रिका है। पूछा श्रवण तंत्रिका का क्या कार्य है, ये तंत्रिका उत्तक से जुड़ा रहता है। श्रवण तंत्रिका, ये तंत्रिका उत्तक से जुड़ा रहता है और मस्तिष्क को खबर भेज देता है कि हाँ ये वाला आवाज आ रहा है। तो यही है मानव कान की क्रियाविधि। ठीक है, तो मानव कान को देख लिए, मानव कान की क्रियाविधि भी देख लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा, वो हल्का सा भी अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के बतावे, और एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भेज दे। ठीक है, क्या कि आप जानते ही हैं। और उसके बाद आगे का वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और अगर सब्सक्राइब का हो सके तो सब्सक्राइब को ऑल पे बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। क्लास 9 का अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको ये पूरा चैप्टर बता दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।